नमस्ते एंड वेलकम टू डिजिटल दुनिया हफ्ते का सफ़र, जहां हम बात करते हैं हर हफ्ते वेब 3 ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की। मैं हूं आपका होस्ट मनीष और मेरे साथ हैं हमारी डिजिटल जगत के गाइड अपूर्वा। अपूर्वा, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनीष। तो डिजिटल दुनिया में जो भी नया और ट्रेंडिंग है वो सब कुछ आप तक लेकर आएंगे, गहराई से एनालिसिस, लेकिन एक बहुत ही मज़ेदार बातचीत के साथ। आपको हर पल कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो तैयार हो जाइए, अपने हेडफोन्स लगाइए हमेशा की तरह और चलिए हमारे साथ इस डिजिटल सफ़र पर। तो आइए आते हैं आज की इस हफ्ते की हेडलाइंस पर। जो पहली हेडलाइंस हमारी तरफ आ रही है वो ये है कि JUP टोकन का 6.5 बिलियन का FDV लॉन्च और उसकी आलोचनाएं। अगर बिटकॉइन वैश्विक संपत्तियों का 19% हिस्सा हासिल कर ले तो इसकी कीमत $2.3 मिलियन तक पहुंच सकती है, ये आर्क का सुझाव है। फेड ने मार्च के जो रेट्स हैं वो अनचेंज रखे हैं और मार्च के लिए एक हॉकिश नोट दिया है। बाइनेंस ने स्वतंत्र कस्टोडियन की अनुमति दे दी है। और आज की आखिरी हेडलाइन वो ये है कि कोर्ट द्वारा FTX के पुनर्भुगतान योजना को मंजूरी मिलने के बाद सेल्सियस ने अपने ग्राहकों को रीपेमेंट प्लान शुरू कर दिया है। तो इससे पहले कि हम लोग हेडलाइंस को विस्तार से समझें, चलिए मार्केट अपडेट्स ले लेते हैं। तो अपूर्वा, क्या है पिछले हफ्ते के मार्केट अपडेट्स? तो ये हफ्ता बहुत ही फ्लैट रहा। फ्लैट का मतलब बहुत उतार चढ़ाव नहीं रहे ये हफ्ते। अगर हम देखते हैं तो करीबन 1.2% बिटकॉइन प्राइस मूवमेंट आई पॉजिटिवली और सिमिलर इथेरियम में रही है। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है मार्केट में। इसके साथ हम चलते हैं वर्म होल की स्क्रीन पर, राइट। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पर हुआ है। तो जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है वो ऑब्वियसली इथेरियम पर ही है अभी भी। सोलाना बहुत ही करीब नंबर 2 पर है और नंबर 3 पर एक और ब्लॉकचेन है जिसका नाम है सुई। वो बहुत ही गति से ग्रो हो रही है आज की डेट में और वो तीसरे नंबर पर है। अगली चीज़ जो हम कवर करेंगे वो है डेक्स वॉल्यूम। तो सबसे अधिक वॉल्यूम पिछले 7 दिन में फिर से इथेरियम पर है। उसके बाद सोलाना तीसरे नंबर पर है, BSC जो कि बाइनांस की स्मार्ट चेन है, और चौथे नंबर पर है आर्बिट्रम। तो ये स्पेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इससे हमें पता चल रहा है सबसे ज़्यादा गति और सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा है वो कहाँ पर जनरेट हो रही है। और फाइनल चीज़ जो आज हम शेयर करेंगे वो है स्टेबल कॉइन्स। तो मनीष, स्टेबल कॉइन्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें बताता है कि मार्केट की हेल्थ कैसी है। तो मार्केट कंडीशन को समझने के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि हम ये समझते रहे कि स्टेबल कॉइन मार्केट कैप क्या हो रहा है। तो आज की डेट में जैसे हमें दिख रहा है स्टेबल कॉइन मार्केट कैप $135 बिलियन के आसपास है। यानी अगर आपको समझना हो तो ये समझ सकते हैं कि 2021 में यानी करीबन 18 महीने के बाद ये लेवल पर मार्केट कैप स्टेबल कॉइन का आया है। और 2021 बुल रन था और अभी तो बुल रन शुरू भी नहीं हुआ एंड वी हैव ऑलरेडी रीच्ड $135 बिलियन। तो ये स्पेस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मुझे लगता है कि वी आर गोइंग टू सी मे बी 3 to 5x ऑफ ये जो मार्केट कैप है अगले 2 से 3 साल में। तो कीप ऑन वॉचिंग दिस स्पेस। तो चलिए पूर्वा, बहुत अच्छा अपडेट रहा और हमेशा की तरह आप एक बहुत ही क्रिस्प सधा हुआ जो एक निचोड़ होता है उस हफ्ते का, क्रिप्टो की दुनिया का, ब्लॉकचेन की दुनिया का, वो आप लेके आते हैं। आपकी रिसर्च उसमें दिखती है। थैंक यू सो मच एंड आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड एंड आई थिंक आई डेफिनेटली होप दैट जो हमारे जो श्रोता हैं, जो लोग हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते होंगे। तो अपूर्वा, चलिए शुरू करते हैं अपने इस हफ्ते के सफ़र को। और हमारी जो पहली हेडलाइन है वो ये है कि JUP टोकन का 6.5 बिलियन FDV लॉन्च और उसका जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, उसकी आलोचनाएं हो रही हैं, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। तो मनीष, हमने JUP जुपिटर का एयर ड्रॉप के बारे में बात की थी करीबन 2 हफ्ते पहले। तो 1 फरवरी को जुपिटर ने अपना बहुत बड़ा एयर ड्रॉप दिया जो हमने कवर किया था 2 हफ्ते पहले, राइट। तो उसके साथ क्या हो गया कि उसकी वैल्यूएशन जो है ना वो मार्केट में बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। तो वो लॉन्च हुआ 40 सेंट पर और बहुत फास्ट उसको गति मिल गई और
60 सेंट्स पर पहुंच गया। अगर जितनी भी टोकन है जुपिटर की, राइट, उसका फ्यूचर डाइल्यूटेड वैल्यूएशन देखे तो वो करीबन 8 बिलियन पहुंच गया था, फिर जाके वो स्थिर हो गया 6 बिलियन डॉलर के आसपास। तो ये बहुत ही बड़ा सोलाना का लॉन्च था, सेकंड लॉन्च, जो एंड ऑफ 2023 में सोलाना पर जीटो एयर ड्रॉप आया था, वो भी बहुत बड़ा एयर ड्रॉप था, और उसके बाद ये दूसरे नंबर पर है। इसके बाद ये जानने को मिला, हालांकि ये जानकारी पब्लिक थी, तो जुपिटर के जो डेवलपर्स है, राइट, फाउंडर्स है, उन्होंने बहुत पहले ही बता दिया था कि हम कोई भी फंड वीसी से रेज नहीं कर रहे। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपको रेज करना होता है तो आपको पैसे मिल जाते हैं और आपको बहुत कम दामों में टोकन को देना पड़ता है वीसीस को, जिससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है वीसीस को, राइट। और जैसे ही नई टोकन लॉन्च होती है तो वो डंप कर सकते हैं रिटेल यूज़र्स पर कैश आउट करने के लिए। तो एक तरीके से मानो कि जुपिटर के फाउंडर्स को ये नहीं चाहिए था, और उसके साथ उन्होंने ये कहा था कि हम जो जुपिटर की खुद की टोकन्स है जो ट्रेजरी में टीम के पास है वो हम डाइल्यूट करेंगे। तो एक तरीके से वीसी ने डंप नहीं किया, लेकिन करीबन $250 मिलियन की जुपिटर टोकन जुपिटर के फाउंडर्स थे, उन्होंने मार्केट में बेची। तो इससे थोड़ा विवाद पैदा हो गया कि ये वीसी डंप नहीं कर रहे, ये तो फाउंडर्स ही डंप कर रहे टोकन को। तो मेरा इसमें सोचना, जैसे कि ये ट्वीट पर आप देख रहे हो, मेरा मानना है कि ट्रांसपेरेंट था जी, बिल्कुल। बोल के किया जी, बिल्कुल। क्या ये करना चाहिए था, इसके ऊपर थोड़ा ग्रे, मुझे नहीं पता, क्योंकि इट इज़ वेरी डायनामिक। वो आगे चलकर पता चलेगा कि जुपिटर के फाउंडर्स की सोच क्या है, और ये जो उन्होंने ट्रेजरी रेस की है मार्केट से, राइट, उसका यूज़ क्या है, और उसका निवेश आगे चलकर प्रोटोकॉल कैसे करने वाला है। तो आने वाले समय में पता चलेगा कि ये एक्चुअली डंप था कि ये एक अनोखा एक्सपेरिमेंट था जो आगे चलकर काफ़ी नई सारी टीम्स कर सकती है, क्योंकि उनको वीसी के पास जाकर या किसी भी इन्वेस्टर के पास जाकर फंड रेज करने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत बढ़िया है पूर्वा। तो अब जो हमारी जो दूसरी हेडलाइन है उसकी तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और वो ये है कि जो आर्क इन्वेस्ट ने सुझाव दिया है कि अगर बिटकॉइन वैश्विक संपत्ति का 19% से अधिक हिस्सा ले ले तो इसकी कीमत $2.3 मिलियन तक पहुंच सकती है। उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। तो मनीष, आर्क इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही नामचीन फंड है, राइट, इन्वेस्टर्स के लिए, और उनका फोकस इमर्जिंग एंड डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज में काफ़ी है। तो दे हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स इन टेस्ला, जैसे AI की नई कंपनी है निवेरिया, उसमें भी वो बहुत ही अर्ली इन्वेस्टर थे, और उसी तरह से बिटकॉइन के लिए भी वो बहुत ही अर्ली इन्वेस्टर थे। तो उन्होंने एक रिसर्च पब्लिश की है 2024 बिग टिकट आइटम्स की, तो जो पढ़ना चाहे वो ज़रूर पढ़ सकते हैं, वो पब्लिश्ड है, ऑनलाइन है, 163 पेजेस की है। तो ये कहाँ पे मिल सकती है? ये आर्क इन्वेस्टमेंट की वेबसाइट पर मिल सकती है। ओके। और ये काफ़ी डिटेल एनालिसिस होता है, और उसके साथ साथ आपको पता चलता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है ये रिपोर्ट बनाने में। तो जो लोग मेरी तरह शौकीन है पढ़ने के, डेफिनेटली वर्थ रीड। लेकिन वो रिपोर्ट के साथ उनका मानना है कि बिटकॉइन अगर वर्ल्ड की जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट है, जो पोर्टफोलियोज है, राइट, अगर उसका 19% स्थान बन जाता है वो एसेट्स में, तो बिटकॉइन की वैल्यू हो सकती है $2.3 मिलियन, यानी आज की डेट में बिटकॉइन 42-43,000 पर है। तो ये बहुत ही बड़ा जंप है। लेकिन उसके साथ समझने की ज़रूरत है कि वो ये नहीं कह रहे कि ये आज या कल होने वाला है, ये अगले 5 या 10 साल में हो सकता है। तो उनका ये मानना है कि अगर आने वाले 2-3 साल में ETF के आने से, राइट, अगर 1% होल्डिंग बिटकॉइन का बन जाता है वर्ल्ड में, जो टोटल असेट्स है उसमें, तो उसकी बिटकॉइन की वैल्यूएशन हो सकती है $1,20,000 के आसपास।
तो ये मुमकिन है कि ये आने वाले 2-3 साल में ये पॉसिबल लगता है मुझे। $2.3 मिलियन की जो बैट है वो बहुत ही अर्ली है, बहुत ही स्पेक्युलेटिव लगती है। और अगेन टाइम फ्रेम के माध्यम से अगर हम देखें तो अगर 10 साल का टाइम फ्रेम देते हैं तो वेरी लाइकली कि वो पॉसिबल हो सकता है। अपूर्वा, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा ये आपने एक्सप्लेनेशन दिया इस बात का। और मेरे ख्याल से ये एपिसोड का वो पड़ाव है जहाँ पे हम अपना डिस्क्लेमर दे दें। तो दोस्तों, ये जो पॉडकास्ट आपके पास हम लेके आते हैं, हमारा कहीं से भी ये इंटेंशन नहीं है कि हम आपको फाइनेंशियल एडवाइस दें। वी आर नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर्स। इस पॉडकास्ट का पूरा जो ध्येय है वो ध्येय ये है कि आप तक हम क्रिप्टो की दुनिया की, ब्लॉकचेन की दुनिया की जो पेचीदियाँ हैं वो लेकर आए। आप अपनी रिसर्च खुद करें अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, आप उनसे संपर्क करें। लेकिन अगर आपके कुछ सवाल हैं, जो चीज़ आप, अगर किसी चीज़ को आप समझना चाहते हैं, तो आप बेशक हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो अपूर्वा, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो तीसरी हेडलाइन हमारी वो ये है कि फेड्स ने इस बार जो रेट्स हैं उनको बदलाव उसमें नहीं किए हैं, उनको अनचेंज रखा है और मार्च के लिए एक हॉकिश नोट दिया है। इसको थोड़ा विस्तार से बताएं। तो जैसे यूएस में इंटरेस्ट रेट अभी है करीबन 5.25 से 5.5% के आसपास है। तो ये बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही तेज़ी से 2 साल के अंदर ये 0 से 5.5% पर पहुँचे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि लिक्विडिटी स्क्वीज हो रही है। तो अमूमन हम जब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की या Web3 की, जिसके अंदर बिटकॉइन भी आ जाता है, राइट, तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है क्योंकि लिक्विडिटी स्क्वीज हो रही है। तो फंड्स है नहीं अवेलेबल लोगों के पास, कंपनीज के पास इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि जो लिक्विडिटी कॉस्ट है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। पिछले 3-4 महीने के जो डाटा नंबर्स फिगर्स आ रहे थे, उसकी वजह से ये मार्केट की सोच थी कि मार्च से इंटरेस्ट रेट घटना शुरू हो सकता है। तो लास्ट वीक जो अपडेट था, तो फेड के चेयरमैन ने काफ़ी इंक्लिनेशन दिया कि ये शायद ना हो। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि जो भी टेक स्टॉक्स है या जो भी S&P 500 है, उसमें डिक्लाइन आया। और अमूमन हमने ये देखा है कि जो ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो के जो टोकन्स है, उसका कोरिलेशन काफ़ी S&P 500 के साथ होता है और टेक स्टॉक्स के साथ होता है। तो ये एक सरप्राइज, नेगेटिव सरप्राइज था मार्केट के लिए। लेकिन उसके साथ ETF की, बिटकॉइन ETF के अप्रूवल के बाद, जैसे हमने पिछले हफ्ते के सफ़र में भी कवर किया था कि अप्रैल में ड्यू है बिटकॉइन हार्विंग। तो ये दो फैक्टर के साथ अभी भी मार्केट काफ़ी बुलिश है बिटकॉइन के लिए। तो वॉच दिस स्पेस, हम इसको आने वाले एपिसोड्स में ज़रूर कवर करेंगे। तो अपूर्वा, चलिए बढ़ते हैं आगे आज की चौथी हेडलाइन पर, और वो ये है कि बाइनेंस ने जो इंडिपेंडेंट कस्टोडियन की अनुमति दे दी है, उसके बारे में आपका क्या सुझाव है? ये बहुत ही मेजर अपडेट है क्योंकि बाइनेंस वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिक्विड क्रिप्टो एक्सचेंज है। यहाँ पर हम ये क्लैरिफाई करते कि ये CEX यानी सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, सबसे बड़ा वर्ल्ड का, राइट। और US में बाइनेंस के ऊपर लास्ट ईयर एक फाइन भी लगा था। तो बाइनेंस के ऊपर बार बार प्रश्न उठते रहे पिछले 5-7 साल में उसकी क्रेडिबिलिटी के लिए। लेकिन ये कहना बहुत ही आवश्यक है कि बाइनेंस के ऊपर जब भी क्रेडिबिलिटी के प्रश्न उठे तो उन्होंने ये दर्शाया है और उन्होंने जो डाटा पब्लिश किए हैं, जो ऑडिट पब्लिश किए, तो उससे लगता है कि वहाँ पर जो यूज़र्स फंड है वो एक तरह से सेफ है क्योंकि उनके पास उतने रिसोर्सेज है, बैक कर रहे हैं, उनके पास वो लिक्विडिटी है। तो जिस तरह से FTX के ऊपर बैंक रन हुआ था US में, अगर वैसा बाइनेंस के ऊपर होता है तो बाइनेंस के पास लिक्विडिटी है यूज़र्स को अपने फंड्स रिटर्न करने के लिए। और पिछले 18 महीने में काफ़ी बार ऐसे कोशिश हुई है कि मार्केट में बहुत चहल पहल है, नेगेटिव न्यूज़ पर आते हैं और बहुत बड़े बड़े विड्रॉल्स बाइनेंस से हुए और बाइनेंस ने ऑनर किए।
लेकिन इसके साथ क्या हो रहा था कि जैसे ETF अप्रूवल, जैसे रेगुलेशंस क्लैरिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है, तो जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो बाइनेंस के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। तो उनका मानना ये था कि हमें जो प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो, राइट, अपने खुद के बैंक अकाउंट, उसकी जगह पर न्यूट्रल बैंक्स होने चाहिए कस्टोडियन की तरह, जहाँ पर हमारे पैसे रहेंगे। तो बाइनेंस ने ये चीज़ को अप्रूव कर दिया है, जिसके साथ ये होगा कि जो भी अब बड़े बड़े निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिसको हम कहते हैं, राइट, तो ये एक स्विस बैंक के साथ बाइनेंस ने लिंक अप्रूव कर दी है, और ये बैंक का नाम है सिग्नम बैंक। तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, निवेशक है, उनके कस्टोडियंस जो होंगे वो बाइनेंस की खुद की बैंक नहीं होगी, ये न्यूट्रल बैंक जो स्विट्जरलैंड में है, सिग्नम बैंक, वो होगी। तो इससे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है बाइनेंस को। तो अपूर्वा, इसी के साथ हम आ जाते हैं आज की अपनी आखिरी हेडलाइन पर, और वो ये कि कोर्ट द्वारा जब FTX के पुनर्भुगतान की मंजूरी मिल गई है, तो उसके बाद सेल्सियस ने अपने ग्राहकों को जो रीपेमेंट प्लान है उसका वो शुरू कर दिया है। तो कुछ जानकारी दें उसके बारे में। मनीष, ये हमारी आखिरी हेडलाइन जो आज हम कवर कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेल्सियस पिछले 18 महीनों में बैंकरप्ट हुआ था। पिछले 2 साल के अंदर बहुत सारे स्कैम डिस्क्लोज हुए हैं, बहुत सारी बैंकरप्सियाज हुई है, और उसके साथ बहुत सारे निवेशकों का, इंडिविजुअल जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं मेरे आपकी तरह के, राइट, उन्होंने बहुत सारा पैसा घुमाया। सेल्सियस के अंदर लोगों के $4 बिलियन फंसे हुए थे, और FTX के ऊपर लोगों के $9 बिलियन फंसे हुए हैं, राइट। तो ये हेडलाइन हमें ये दर्शाती है कि जो सेल्सियस है वो रिपे कर रहा है $3 बिलियन। यानी आप सोच लो, अगर आपका $1 है तो उसके ऊपर आपको 75 सेंट वापस मिलने वाला है। तो जो नॉर्मल यूज़र्स हैं मेरे आपकी तरह, उनको काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि उनके पैसे वापस आएंगे। और उसी तरह से FTX का भी यही सीन है कि FTX ऐसा लग रहा है अभी के लिए कि जो $9 बिलियन है, राइट, जो यूज़र्स के लॉस थे FTX में, वो फुल्ली रिकवर हो जाएंगे। तो ये बहुत ही पॉजिटिव अपडेट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूज़र्स को अपने फंड वापस मिलने वाले। लेकिन जैसे हम हर बार बात करते हैं कि कहीं ना कोई ट्रेड ऑफ्स होते हैं, राइट। तो मनीष, यहाँ पर ट्रेड ऑफ ये है कि ये बैंकरप्सी की जो वैल्यूएशन है वो सबसे नाजुक दौर में थी। जैसे FTX की वैल्यूएशन पीक पर बुल रन में 2021 में करीबन $40 बिलियन की थी, राइट। तो जब ये बैंकरप्ट हुआ तब वो 9 बिलियन के थे। तो यूज़र फंड्स जो है उनको 9 बिलियन के वैल्यूएशंस पर ही रिफंड मिलेंगे। तो हो सकता है कि अगर आपके पास करेंसी आपकी जैसे टोकन्स होते हैं या करेंसी है बिटकॉइन, राइट, अगर आपके पास एक बिटकॉइन था और उसकी वैल्यूएशन तब थी $20,000, लेकिन आज बिटकॉइन की वैल्यू है $43,000, तो आपको $20,000 वर्थ के बिटकॉइन रिटर्न किए जाएंगे। तो आपने अपना बिटकॉइन आधा कर दिया या आधे से भी कम हो गया, लेकिन आपको $20,000 की जो वैल्यूएशन थी जब बैंकरप्ट हुआ वो वापस मिल रहे हैं। थोड़ा आयरॉनिक है, बट फिर भी काफ़ी सारे पैसे यूज़र्स को वापस मिले। एक चीज़ मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि इस नेगेटिविटी में जब एक थोड़ी सी पॉजिटिव होप कहीं दिखती है, तो वो जो स्पेशली क्रिप्टो या किसी भी फाइनेंस की दुनिया में, वो जो उसके इन्वेस्टर्स हैं, जो उसके यूज़र्स हैं, उसके लिए बड़ी राहत, एक रोशनी की किरण लेके आते हैं। बड़ा अच्छा एपिसोड रहा आज का, बड़ा अच्छा अपडेट्स रहे। हमारी हेडलाइंस जो थी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसमें। तो अपूर्वा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह आप हमारे सुनने वालों को, हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा जो क्रिप्टो का जो मायाजाल है, एक एक धागे उसके सुलझाते हैं। और
काफ़ी सराहा जा रहा है, काफ़ी पसंद किया जा रहा है ये हमारा पॉडकास्ट। सो अपूर्वा, थैंक यू वंस अगेन। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। तो उम्मीद है आपको ज़रूर इसमें कुछ सीखने को मिला होगा। हमें फॉलो करते रहिए और मज़ीद डिजिटल खजानों की खोज में अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। थैंक यू सो मच।